हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बीएफएम का यूनिट 1 का पार्ट 2 देखेंगे। लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 किया था, तो अभी यहाँ से हम लोग जो आगे का टॉपिक है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म वो करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे कौन से दिन पे पेमेंट करने के बाद कौन सा रेट लगता है, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें। ठीक है, तो ड्यू टू वास्टनेस ऑफ मार्केट ऑपरेटिंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स, मोस्ट ऑफ द फॉरेक्स डील्स आर डन ऑन स्पॉट बेसिस, देयर बाय डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन सेकंड वर्किंग डे फॉलोइंग द डेट ऑफ डील ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में देखो, कंट्रीज जो है वो एक दूसरे से दूर है, उनका जोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत दूर है, तो हर एक कंट्री का मार्केट, उनके क्लॉक अलग है, तो हर एक कंट्री का मार्केट अपनी अपनी कंट्री के क्लॉक के हिसाब से चालू होगा, राइट। और वो केस में सेम डे पे पेमेंट एक कंट्री का एक क्लॉक का एक टाइम का दूसरे कंट्री का शेयर मार्केट जब मार्केट चालू होता है, एक्सचेंज मार्केट, उससे मैच करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग टाइम जोन है, जोग्राफिकल लोकेशन है। तो इसी के वजह से जो फॉरेक्स डील्स मैक्सिमम होते हैं ना, वो स्पॉट रेट पे होते हैं। मतलब क्या, अगर वो डील आज हुई तो वो डील के सेकेंड वर्किंग डे, उसके नेक्स्ट वर्किंग डे पे उसका पेमेंट होगा, तो उसी रेट को बोलते हैं स्पॉट रेट। स्पॉट बेसिस पे वो होता है, ठीक है। एंड द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ फंड्स ऑन द डेट ऑन विच द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एक्चुअली टेक्स प्लेस इज रिफर्ड टू एज वैल्यू डेट या सेटलमेंट डेट। मतलब जिस दिन एक्चुअली फंड्स की डिलीवरी हो रही है, मतलब जिस दिन एक्चुअली पेमेंट कर रहे हैं हम, उस दिन को बोलते हैं वैल्यू डेट या सेटलमेंट डेट। मतलब उसी दिन पे पेमेंट हो रहा है, ठीक है। द डिलीवरी ऑफ एफएक्स डील्स कैन बी सेटल्ड इन वन और मोर फॉलोइंग वेज। तो कौन से दिन पे पेमेंट करने के बाद कौन सा रेट लगता है वो अभी देखेंगे आगे, ठीक है। टोटली बेसिकली गाइज यहाँ पे 4 टाइप के रेट्स लगते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वहाँ पे। एक है रेडी या कैश रेट, सेकेंड है टॉम, थर्ड है स्पॉट, एक्सक्यूज, और फोर्थ है फॉरवर्ड रेट, ठीक है। तो पहले देखते हैं रेडी या कैश रेट कब लगता है। सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे, मीन्स डेट ऑफ डील। That, for example, if the date of ready या cash deal is 3rd October 2016, that is Monday, then settlement date will also be 3rd October. मतलब जिस दिन डील हुआ है ना, उसी दिन अगर पेमेंट होता है तो उस दिन पे जो रेट लगता है उसे कहते हैं रेडी या कैश रेट, ओके। इसका मतलब लेट अस सी विथ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी सपोज मैंने कोई डील 1 मार्च को की है, ठीक है। मेरी डेट ऑफ जो डील है वो 1 मार्च है, और मैंने अगर इसका पेमेंट सेम डे पे किया, मतलब 1 मार्च को ही मैंने इसका पेमेंट किया, ठीक है, मतलब सेम डे है, तो इस केस में यहाँ पे जो रेट लगेगा उसे बोलेंगे रेडी या कैश रेट, ठीक है। रेडी या कैश रेट पे यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाएगा। देन नेक्स्ट है टॉम। टॉम को आप ऐसे याद रख सकते हैं, टुमारो का शॉर्ट फॉर्म टॉम। क्यों? क्योंकि इस रेट का जो कैलकुलेशन है वो उसी के हिसाब से होता है। देखिए, सेटलमेंट ऑफ फंड्स takes place on next working day of the date of deal. For example, if the date of Tom deal is 3rd October 2016 Monday and settlement date is 4th October 2016 Tuesday, provided that the both days are working days for the both of the markets where the currency is being settled. If Tuesday is holiday, then either of the two countries settlement date. इसका मतलब क्या है समझो। सपोज वो कह रहे हैं कि उन्होंने 3rd अक्टूबर 4th अक्टूबर लिया ना, हम लोग हमारा एग्जाम्पल में 1st अक्टूबर लिया है, 1 मार्च लिया है। सपोज मेरा डील 1 मार्च को हुआ है और मैंने उसका पेमेंट 1 मार्च को नहीं किया, मैंने उसका पेमेंट सपोज 2 मार्च को किया, और ये दोनों दिन 1 मार्च और 2 मार्च दोनों दिन वर्किंग डेज है फॉर बोथ ऑफ द मार्केट्स जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, करेंसी एक्सचेंज हो रही है। तो वो दोनों दिन अगर वर्किंग डेज है तो 1 मार्च को डील हुई और पेमेंट कब कर रही हूँ, इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डे, तो ये दिन जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, उसे कहते हैं टॉम रेट, ठीक है। टॉम डेट बोल सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट डेट है ना, इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डेट है, तो यहाँ पे टॉम रेट लगता है, तो इसीलिए ये नेक्स्ट डे है ना। तो टुमारो भी बोल सकते हैं। अगर 1 मार्च को मैंने डील की है तो मैं 1 मार्च के दिन क्या बोलूँगी, आई विल मेक पेमेंट टुमारो ना, तो इसलिए टॉम रेट ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे टॉम रेट लगेगा, लेकिन ये दोनों दिन भी वर्किंग डेज होनी चाहिए वो मार्केट के लिए, ठीक है। वो कोई भी शेयर मार्केट में जहाँ पे ये दो डील हो रहा है वहाँ पे किसी एक कंट्री के मार्केट का वो हॉलीडे नहीं होना चाहिए, सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर वो वहाँ पे उस दिन वहाँ पे अगर हॉलीडे रहता है तो, ठीक है। नेक्स्ट रेट है स्पॉट रेट, ओके। स्पॉट रेट क्या कहता है, सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर और फॉलोइंग द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डील। मतलब ये हमने पहले भी देखा था, अभी ये रिवीजन के तौर पे आप देखिए कि अगर डेट ऑफ डील 3rd अक्टूबर 2016 है जो कि मंडे है, सेटलमेंट डेट है 5th अक्टूबर, ओके, प्रिज्यूमिंग दैट
ऑल द मार्केट्स, मतलब दोनों कंट्री के मार्केट जहाँ पे ये पेमेंट हो रही है वो 3rd, 4th और 5th, 3rd अक्टूबर मतलब जहाँ पे डील हुई है, 4th अक्टूबर मतलब जो बीच वाला डे है वो स्किप है, और 5th अक्टूबर मतलब जहाँ पे पेमेंट हो रही है जिस दिन, वो तीनों दिन दोनों मार्केट के लिए वर्किंग डेज होनी चाहिए। और अगर 3rd अक्टूबर की डील को हम 5th अक्टूबर में पेमेंट करते हैं, सेटलमेंट डेट इज 5th अक्टूबर, देन वहाँ पे मतलब वो सेकंड वर्किंग डे है ना, सेकंड नेक्स्ट वर्किंग डे है 3rd अक्टूबर का, 4th अक्टूबर फर्स्ट एंड 5th अक्टूबर सेकंड। तो ये केस में जो रेट लगेगा गाइस उसे कहते हैं स्पॉट रेट, ठीक है। इफ नॉट इट विल बी द नेक्स्ट वर्किंग डे इन बोथ द कंट्रीज, इंटरवेनिंग सैटरडे संडेज विल ऑल्सो पोस्टपोन सेटलमेंट ड्यू टू नेक्स्ट वर्किंग डेज। मतलब अगर दोनों में से किसी एक भी कंट्री में इनमें से एक हॉलीडे रहेगा या दोनों में हॉलीडे रहेगा तो इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डे जिस दिन दोनों मार्केट्स ओपन रहेंगे उस दिन ये स्पॉट रेट लगेगा। और अगर सैटरडे संडे आते हैं तो वो केस में भी उसका इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डे पे स्पॉट रेट लगेगा। हमारे एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने 1 मार्च को हमारी डील हुई और मैंने उसका पेमेंट सीधा किया 3rd मार्च को, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट 1 मार्च, 2 मार्च एंड 3rd मार्च तीनों दिन वर्किंग डेज होने चाहिए फॉर बोथ ऑफ द मार्केट्स, ठीक है। तो ये सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे हुआ, देखो ये तो सेम डे हुआ, ये फर्स्ट नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डे हुआ और ये सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे हुआ। कैन आई से दिस इज सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे। तो वो केस में यहाँ पे जो रेट लगेगा ना उसे कहते हैं स्पॉट रेट, या इस डील को हम कहेंगे स्पॉट डील या स्पॉट डेट। क्यों स्पॉट डेट? क्योंकि ये सेकेंड वर्किंग डे पे, सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे पे स्पॉट रेट लगेगा, इसीलिए हम इसे स्पॉट डील भी कहते हैं, स्पॉट डेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस दिन जो पेमेंट होगी उस पर स्पॉट रेट लगेगा और मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं गाइस उसमें स्पॉट डेट ही लगता है, स्पॉट रेट ही लगता है, ओके। और एक रेट है वो देखते हैं, दैट इज फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट कब लगता है? डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर स्पॉट डेट। मतलब देखो स्पॉट डेट कब है? सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे, उसके बाद में किसी भी दिन अगर पेमेंट होता है, मतलब स्पॉट डेट के बाद सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे के बाद अगर किसी भी दिन पेमेंट होता है, चाहे वो इमीडिएट 3rd वर्किंग डे हो, चाहे वो 30th वर्किंग डे हो, कितना भी मतलब नज़दीक का डेट या दूर का, लेकिन अगर वो स्पॉट डेट के मतलब सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे के बाद में अगर कभी भी पेमेंट होता है ना गाइस, तो वो इसमें फॉरवर्ड रेट लगता है, देन इट इज़ फॉरवर्ड डील। देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला है, इफ़ डेट ऑफ फॉरवर्ड डील इज 3rd अक्टूबर, मंडे है एंड वैल्यू ऑफ सेटलमेंट इज 30 अक्टूबर। अगर 3rd अक्टूबर का डील है और 30 अक्टूबर को पेमेंट किया है तो ये बहुत ही दूर की डेट है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डील है। हमारे एग्जाम्पल में देखते, देखिए सपोज 1 मार्च को अपनी डील हुई, ठीक है, इसका पेमेंट ये सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे 3rd मार्च, जहाँ पे मुझे स्पॉट रेट लग रहा था। लेकिन अगर मैंने 3rd मार्च के बाद कभी भी, जैसे कि 4th मार्च, ठीक है, 5th मार्च या सपोज 11th या 10th मार्च, कभी भी मैंने अगर इसकी पेमेंट की तो ये डेट जो है ना, ये स्पॉट रेट के जो स्पॉट डेट है सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे के बाद वाली डेट है, ठीक है। चाहे वो 3rd हो, 5th, 4th हो, 5th हो, कितनी भी दूर की डेट हो, चाहे 2 या 6 महीने बाद की हो, तो ये केस में गाइज मुझे लगेगा फॉरवर्ड रेट, ठीक है। ये केस में मुझे लगेगा फॉरवर्ड रेट, ठीक है। ये फॉरवर्ड डील हुई और ये केस में मुझे यही रेट लगेगा, प्रोवाइडेड दैट ये तीनों दिन अगर वर्किंग डे है और मैं उसके बाद पेमेंट करती हूँ तो, ओके। अगर इनमें से कोई भी दिन बैंक हॉलीडे है तो ये वाले रेट पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? दोनों मार्केट के लिए अगर इनमें से कोई भी एक दिन हॉलीडे है तो ये रेट पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरी डील डेट है 1 मार्च, ओके, और मैंने इसका पेमेंट किया 4 मार्च को, एक एग्जांपल समझते हैं, और 3rd मार्च को दोनों मार्केट में से कोई भी एक मार्केट में हॉलीडे है, दोनों मार्केट में से कोई भी एक मार्केट में हॉलीडे है, तो मुझे कौन सी रेट लगेगी? नीचे समझते हैं। देखिए अगर मैंने 1 मार्च को मेरी डील हुई, ठीक है, तो मैंने इसका पेमेंट जो है गाइस वो 1st को नहीं किया, 2nd को भी नहीं किया, 3rd को भी नहीं किया, ठीक है, ये तीनों दिन मैंने नहीं किया, मैंने इसका पेमेंट सीधा 4th मार्च को किया। और मैं बताऊं अगर 3rd मार्च किसी एक कंट्री में हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे व्हाटएवर, तो उस दिन वो मार्केट बंद रहेगा, तो मुझे 4th मार्च में कौन सा रेट लगेगा? देखो ये केस में सेम डे अगर मेरा पेमेंट होता मतलब 1st को ही, तो मुझे रेडी या कैश रेट लगता। अगर मैंने सेकेंड नेक्स्ट वर्किंग डे किया रहता सॉरी अगर मैंने इमीडिएट नेक्स्ट डे किया होता तो मुझे क्या लगता, यहाँ पे मुझे रेडी या कैश रेट लगता, ठीक है। अगर मैंने सेकेंड को पेमेंट किया होता तो यहाँ पे मुझे क्या लगता, टॉम रेट, क्योंकि ये नेक्स्ट डे है ना, टुमारो। 3rd पे अगर मैंने पेमेंट किया तो मुझे टॉम रेट स्पॉट रेट लगना चाहिए था। लेकिन अगर 3rd को हॉलीडे है किसी भी एक मार्केट का, जो मेरा स्पॉट रेट है ना गाइस वो पोस्टपोन्ड होगा इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डे, जो कि दोनों मार्केट के लिए वर्किंग डे है। ये केस में मुझे स्पॉट रेट यहाँ लगता। क्यों? क्योंकि बीच वाले दिन में कोई भी एक दिन अगर किसी एक भी मार्केट के लिए या दोनों मार्केट के लिए हॉलीडे है तो ये केस में मुझे स्पॉट रेट लगता, ना कि फॉरवर्ड रेट, ओके।
इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट आप पूछ सकते हो कमेंट में। आगे वाली कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स। तो देखते हैं कि स्पॉट और फॉरवर्ड रेट्स कैसे लगते हैं। ठीक है, देखिए, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द फॉरेक्स मार्केट ऑल रेट्स आर कोटेड जनरली स्पॉट रेट्स। ठीक है, जैसे कि बोला गया है कि जनरली फॉरेक्स मार्केट में जो रेट्स लगते हैं वो स्पॉट रेट्स ही लगते हैं। ठीक है, स्पॉट रेट्स आर फॉर डिलीवरी ऑफ करेंसी और एक्सचेंज ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ करेंसीज डेल्ट इन ऑन द सेकेंड वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ डील और ट्रांजैक्शन। तो जो भी डेट ऑफ डील ऑफ ट्रांजैक्शन के सेकेंड वर्किंग डे पे अगर पेमेंट होता है तो स्पॉट रेट लगते हैं, और मैक्सिमम फॉरेक्स मार्केट्स में स्पॉट रेट ही लगते हैं। से फॉर एग्जाम्पल USD/INR कोटेड एज 1 USD इज इक्वल टू 68.10 रुपीज़। ये एक तरीका है गाइस दो कंट्रीज़ के करेंसी को आपस में शो करने का कि एक करेंसी दूसरे करेंसी के कितना रुपीज़ में या कितना उसका रेशो है। ठीक है, एक दूसरे के प्रपोर्शन में, ऐसे आप बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला गया है USD और INR का, अगर डॉलर का और रुपी का अगर हमें रिलेशन चाहिए कि क्या है, तो ये केस में कैसे दिखाया है 1 USD इज इक्वल्स टू 1 US डॉलर इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी रुपी दी है 68.10 रुपीज़। ठीक है, और GBP/USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड/USD, अगर पाउंड वर्सेस हमें डॉलर का अगर रिलेशन चाहिए कि एक पाउंड या इज इक्वल्स टू हाउ मच USD, तो इसे कैसे कोट करते हैं 1 GBP इज इक्वल्स टू 1.2180 USD। तो 1 GBP की वैल्यू है 1.2180 USD। ठीक है, और यूरो/USD, अगर हमें यूरो जो करेंसी है USD के फॉर्म में दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे 1 यूरो इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल हियर ये एग्जांपल उनमें उन्होंने वैल्यू दी है, करंटली ये वैल्यू होगी ही ऐसा नहीं है, वैल्यू तो बहुत वोलेटाइल चेंज होते रहते हैं ना। तो 1 यूरो की वैल्यू कितनी दी है, एक दिखाने का तरीका है कि एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी के कितना प्रपोर्शन में है, ताकि हमें पेमेंट करने में आसानी हो। ठीक है, 1 यूरो इज इक्वल्स टू 1.0580 USD। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग करेंसी कंट्री के करेंसी अलग अलग टाइम अलग अलग वे में हम दिखा सकते हैं। तो ये कितना वास्ट है ना। तो द वॉल्यूम डेप्थ एंड वोलेटिलिटी ऑफ स्पॉट मार्केट इज हायर ड्यू टू लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ मार्केट प्लेयर्स इन स्पॉट रेट। ऑन द अदर हैंड व्हेन डिलीवरी ऑफ करेंसीज इज टू टेक प्लेस एट द डेट बियॉन्ड द स्पॉट डेट बियॉन्ड 2 वर्किंग डेज, देन इट इज फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन एंड द रेट अप्लाइड इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। मतलब ये मार्केट की वोलेटिलिटी इतना डेप्थ है, इतना वॉल्यूम है, फिर भी अगर सेकेंड डे के बाद कभी भी पेमेंट होता है तो वो फॉरवर्ड रेट ही लगता है, विच जनरली इज डिफरेंट फ्रॉम स्पॉट रेट। लेट अस नाउ सी व्हाई एंड हाउ दिस इज सो। देखो, अभी हमें एक बात तो पता चली कि मैक्सिमम मार्केट्स में जो रेट लगता है वो स्पॉट रेट है। ठीक है, और उसके बियॉन्ड अगर पेमेंट होता है वो क्या होगा, फॉरवर्ड रेट लगेगा। तो हमें बेसिकली समझना है अच्छे से ये दोनों रेट को ही, कौन सा रेट, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। तो देखो बेसिकली एक तो मैक्सिमम मार्केट्स में स्पॉट रेट पे ही पेमेंट होता है, और अगर इस दिन के बाद स्पॉट रेट की जो डेट है, स्पॉट डील की जो डेट है, उसके बाद अगर कभी भी पेमेंट होता है तो फॉरवर्ड रेट लगेगा। तो मैक्सिमम 99% मार्केट में ये दोनों रेट लगेंगे। तो लेकिन ये दोनों रेट सेम तो नहीं रहेंगे ना, इनकी वैल्यू अलग अलग रहेगी। कभी कभी स्पॉट रेट बड़ा रहेगा, कभी फॉरवर्ड रेट बड़ा रहेगा। जो भी रेट रहेगा उस हिसाब से पेमेंट करनी होगी। ठीक है, जिसने इंपोर्ट किया है, जिसने कुछ सर्विस ली है, जो भी है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे चेंज होता है, इसका प्रपोर्शन एक दूसरे के हिसाब से। फॉरवर्ड मार्जिन्स, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। फॉरवर्ड रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पॉट रेट्स एंड आर फंक्शन ऑफ स्पॉट रेट्स एंड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट्स ऑफ करेंसी बीइंग कोटेड। बेसिकली गाइज यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग कि जो फॉरवर्ड रेट्स है ना, ये स्पॉट रेट से ही डिराइव होते हैं। स्पॉट रेट पहले लगता है ना, और उसके बाद में फॉरवर्ड रेट लगता है, तो स्पॉट रेट से ही फॉरवर्ड रेट डिराइव होता है। अगर स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट ज़्यादा रहेगा तो हम उसे बोलेंगे कि फॉरवर्ड रेट प्रीमियम पे चल रहे हैं। ठीक है, और अगर स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट कम रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रेट डिस्काउंट पे चल रहा है। यही वो फॉर्मूला में बताना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड रेट इज इक्वल्स टू स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम। अगर स्पॉट रेट से वैल्यू ज़्यादा है तो वो प्रीमियम पे चल रहा है, कौन, फॉरवर्ड रेट। और अगर स्पॉट रेट माइनस डिस्काउंट, मतलब स्पॉट रेट से कम है, कुछ डिस्काउंट वैल्यू में है, तो फॉरवर्ड रेट डिस्काउंट पे चल रहा है। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने आगे थ्रू आउट एक्सप्लेन की है। तो आगे एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार माइंड में ये कॉन्सेप्ट फिक्स करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। देखो, दो केस है। अगर स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट बड़ा है, ठीक है, तो ये केस में हम क्या बोलेंगे कि ये फॉरवर्ड प्रीमियम पे चल रहा है। ठीक है, ये फॉरवर्ड रेट प्रीमियम पे चल रहा है, मतलब मोर है ना, प्रीमियम मतलब ज़्यादा। और अगर स्पॉट रेट ज़्यादा है, बड़ा है फॉरवर्ड रेट से, मतलब फॉरवर्ड रेट छोटा है, मतलब डिस्काउंट कुछ स्पॉट रेट पे डिस्काउंट करने के बाद ही
फॉरवर्ड रेट आया, तो हम ये केस में कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड रेट डिस्काउंट पे चल रहा है। ओके, तो यही दो कॉन्सेप्ट अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। टू सिंप्लीफाई, if the forward value of the currency is higher or costlier than spot rate present rate, then the currency is said to be at premium। ठीक है, जैसे हमने बोला था अगर फॉरवर्ड रेट ज़्यादा है तो प्रीमियम में बोल सकते हैं करेंसी को। देखो करेंसी को मतलब क्या कि पेमेंट हम लोग तो करेंसी में करेंगे ना, तो करेंसी में पेमेंट होगा तो ऐसे ही बोलेंगे कि करेंसी प्रीमियम पे चल रही है। फॉरवर्ड रेट अगर ज़्यादा है तो प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे है तो फॉरवर्ड रेट में हम पेमेंट किसका करेंगे, किस मतलब करेंसी में ही तो पेमेंट करेंगे ना, पैसे में ही पेमेंट करेंगे। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि करेंसी इज सेट टू बी एट प्रीमियम, करेंसी प्रीमियम पे चल रही है। और दूसरे केस में क्या बोलेंगे, करेंसी डिस्काउंट पे चल रही है। ठीक है, से इफ स्पॉट जीबीपी अगेंस्ट यूएसडी इज कोटेड एट 1.2100। ओके, अगर जीबीपी स्पॉट रेट क्या चल रहा है जीबीपी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का अगेंस्ट यूएसडी 1.2100 एंड 1 मंथ फॉरवर्ड एज 1.2150, मतलब जीबीपी का अगेंस्ट यूएसडी जो स्पॉट रेट था वो 1.2100 था, लेकिन 1 मंथ फॉरवर्ड, एक महीने के बाद फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है 1.2150। तो ये केस में अगर आप देखोगे तो 0.0050 का इंक्रीज है ना, इसलिए हम 50 पिप्स भी बोलते हैं। देन वी कैन से दैट जीबीपी इज डेयरर मतलब जीबीपी की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो ये प्रीमियम पे चल रही है। ठीक है, एंड द वैल्यू 1 मंथ फॉरवर्ड एंड द प्रीमियम ऑफ 50 पिप्स इज बीइंग पेड फॉर द सेम। ओके, तो वो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए जो जीबीपी है ना उसकी यूएसडी के अगेंस्ट स्पॉट रेट पे क्या वैल्यू चल रही है 1.2100 ऑन एंड 1 मंथ फॉरवर्ड में उसकी वैल्यू क्या है 1.2150। अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करती हूँ 1.2150 माइनस 1 पहली वैल्यू क्या थी 2100, तो मुझे कितना मिला 0.0050 ना, मुझे इतनी वैल्यू मिली। इसे हम क्या कह सकते हैं 50 पिप्स। तो 50 पिप्स से बढ़ा ना स्पॉट रेट से फॉरवर्ड रेट में, तो इसीलिए मैं क्या बढ़ा, ये क्या था, ये था जीबी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है देखते हैं। Similarly, if forward value of a currency is cheaper than present value, that is spot value, currency is said to be at discount। मतलब अगर forward value present value मतलब जो spot value उससे कम है, छोटी रहेगी, तो वह केस में हम बोल सकते हैं कि वो डिस्काउंट पे चल रही है, करेंसी डिस्काउंट पे चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा उसमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे अगर जीबीपी की पाउंड की वैल्यू अगेंस्ट यूएसडी अगर स्पॉट रेट पे 1.2150 रहती और अगर 3 मंथ फॉरवर्ड में उसकी वैल्यू 1.1150 होती, मतलब 100 पिप से कम हो जाती। अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे ना गाइस 1.2150 माइनस 1.1150 तो 100 पिप्स का डिफरेंस आएगा। तो ये केस में आप देख सकते हो कि पाउंड के अगेंस्ट यूएसडी की वैल्यू कम हुई, मतलब जीबीपी डिस्काउंट पे चल रही है, मतलब पाउंड की वैल्यू कम हुई ना। अगर पाउंड की वैल्यू कम हुई तो बढ़ी किसकी वैल्यू, डॉलर की। तो इसी केस में हम बोल सकते हैं कि जो पाउंड करेंसी है ना जीबीपी, ये डिस्काउंट पे चल रही है एंड यूएसडी ऑन द अदर इज एट द प्रीमियम अगेंस्ट पाउंड। ठीक है, तो अगर एक करेंसी डिस्काउंट पे चल रही है तो ऑब्वियसली दूसरी प्रीमियम पे चलेगी ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ जीबीपी की वैल्यू ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की वैल्यू अगर बढ़ी तो किसके रेशो में बढ़ी, मैं जीबीपी को कैसे कोट करूँ, पाउंड इज इक्वल्स टू सम वैल्यू ऑफ यूएसडी ना। तो अगर यूएसडी की वैल्यू घट रही है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ जीबीपी, तो जीबीपी डिस्काउंट में चल रहा है तो यूएसडी कम यूएसडी लग रहा है ना। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 1 जीबीपी 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इज इक्वल्स टू सपोज 100 यूएसडी। ठीक है, और अगर फॉरवर्ड रेट में 1 जीबीपी की वैल्यू यूएसडी के अगेंस्ट सपोज 120 यूएसडी हो जाती है, तो मतलब मुझे एक पाउंड खरीदने के लिए जहाँ पे $100 देने लग रहे थे वहाँ पे अभी एक पाउंड के लिए $120 लग रहे हैं, मतलब पाउंड की वैल्यू जीबीपी की वैल्यू बढ़ गई। तो मैं बोल सकती हूँ प्रीमियम पे। लेकिन अगर अगर यहाँ पे 1 जीबीपी की वैल्यू 120 यूएसडी है, ठीक है, मतलब पाउंड की वैल्यू बढ़ी, अगर मुझे ज़्यादा डॉलर लग रहे, इसी का मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि यूएसडी की वैल्यू घट गई, क्योंकि जहाँ पे मुझे पहले 100 यूएसडी में 1 पाउंड मिल रहा था वहाँ पे भी मुझे 120 यूएसडी देने पड़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा यूएसडी लग रहे हैं, मतलब यूएसडी की वैल्यू घट गई ना। तो अगर एक करेंसी प्रीमियम पे रहेगी तो दूसरी डिस्काउंट पे चलेगी एंड वाइज वर्सा। ठीक है, यही वो बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने और एक एग्जाम्पल में सेम चीज़ समझाई है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इंडियन रुपी ली है। ठीक है,
इंडियन रुपी स्पॉट बीइंग कोटेड एट 68.10/11 अगेंस्ट यूएसडी। मतलब अगर देखो पहली बात तो ये समझ के लो कि ये जो रेट है ना ये कैसे दिखाया जाता है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इंडियन रुपी यूएसडी के अगेंस्ट, ठीक है, यूएसडी के अगेंस्ट इंडियन रुपी 68.10/11 ऐसे कोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना गाइज ये जो फर्स्ट वाली रहती है ना इसे हम कहते हैं बाय रेट या बिड रेट, ओके, ये हम आगे भी देखेंगे, और इसे कहते हैं सेल रेट, ठीक है, सेल रेट। तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या है पता है कि इसका ये 68.10 तो पहला रेट है, और /11 मतलब ये जो लास्ट के पॉइंट के बाद के 2 डिजिट है ना वो 11 से रिप्लेस होंगे, या 68.11 ऐसा इसे ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब एक यूएसडी की वैल्यू इतना रुपए हो सकती है, ठीक है, 68.10 या 68.11, ठीक है। ये एक बाय रेट रहता है, एक सेल रेट, वो आगे देखते हैं। तो ये केस में वो वही बोलना चाह रहे हैं कि पहले इंडियन रुपीज़ की वैल्यू इतनी थी अगेंस्ट यूएसडी। नाउ इफ 6 मंथ प्रीमियम बीइंग कोटेड एज 68/69 पैसे, 6 मंथ प्रीमियम बीइंग कोटेड, इसका मतलब ये है प्रीमियम मतलब बढ़ रही, 6 महीने के बाद इनका जो प्रीमियम है जो बढ़ गई वो क्या अमाउंट है 68/69 पैसे। इसका मतलब ये है कि यही करेंसी देखो 68.10/11 में 68/69 पैसे अगर बढ़ गई तो ये कितनी हो जाएगी, ठीक है। 68 तो पॉइंट कॉमन रहेगा, ये पैसे से बढ़ी है ना तो पॉइंट के बाद वाला, तो अगर मैं इनको ऐड करूँ तो ये मुझे मिल रहा है 80 और ये कितना मिल रहा है 78, 68 पॉइंट तो कॉमन रहेगा। तो मतलब अगर मेरी पहले आईएनआर की वैल्यू यूएसडी के अगेंस्ट इतनी थी और 6 मंथ में उनका प्रीमियम 68 और 69 पैसे से बढ़ गया, तो अभी 6 महीने के बाद क्या वैल्यू चल रही है आईएनआर की अगेंस्ट यूएसडी 68.78/80। ये समझा, यही वो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये केस में इट मीन्स दैट यूएसडी इज बीइंग कोटेड डेयर इन फॉरवर्ड, यूएसडी बढ़ गई है एंड इज बीइंग कोटेड एट 68.78/80, ठीक है, यही हमने बोला। हियर यूएसडी इज एट प्रीमियम व्हाइल आईएनआर इज एट डिस्काउंट। ऑब्वियसली पहले मुझे एक यूएसडी के लिए इतना वैल्यू से काम चल रहा था ना, इतने रुपीज़ से, लेकिन अभी 6 महीने के बाद वही एक यूएसडी के लिए मुझे इतनी वैल्यू लग रही है रुपीज़ की, मतलब ज़्यादा लग रही है ना, 68 और 69 पैसे से बढ़ गई, तो मैं बोल सकती हूँ यूएसडी प्रीमियम पे चल रही है, यूएसडी करेंसी प्रीमियम पे चल रही है, और आईएनआर किस पे चल रही है, डिस्काउंट पे, ठीक है, फाइन। यही वो बोलना चाह रहे हैं बेसिकली। द कोरिलेशन is clearly established as the codes for the fair pair of currencies where one is exchanged for another, ठीक है। तो कोई भी दो करेंसी को अगर एक्सचेंज उनका होता होगा तो वो ऐसे लिखते हैं GBP/USD, USD/INR, ठीक है। अगर मैं पाउंड को यूएसडी से कंपेयर कर रही हूँ, यूएसडी को आईएनआर से, ये एक्सेट्रा, ठीक है। द फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट आर जनरली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। देखो जो फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट, फॉरवर्ड रेट जो है वो प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, वो किस पे डिपेंड रहेगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ऑफ द टू करेंसीज, वो दोनों करेंसीज कंट्री में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, करेंसीज पे कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो करेंसी फॉरवर्ड में प्रीमियम पे जाएगी या डिस्काउंट पे। ऑल्सो ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरवर्ड्स इन द मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट में उसका क्या वो करेंसी का डिमांड सप्लाई है उस पर भी वो डिपेंड करेगी। द डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। कौन से फैक्टर्स पे डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड है करेंसी का, वो देखते हैं। विच इंक्लूड मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन नॉर्मल टाइम्स एज वेल एज आउट ऑफ फ्राइट और फियर, मतलब फ्लाइट ऑफ कैपिटल, ठीक है। वो बेसिकली कैपिटल का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, मतलब कैपिटल कहाँ जा रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, कौन सी कंट्री से कौन सी कंट्री की तरफ उसका करेंसी का आउटफ्लो है, उसी पर डिपेंड करेगा कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो दोनों करेंसी कंट्री के क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ट्रेड बैलेंस क्या है, ऑल्सो ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदर फाइनेंशियल एंड फिजिकल स्टेटस ऑफ करेंसीज कंट्रीज, फ्रीडम टू इन्वेस्ट, मूव इन और आउट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर पोजीशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। ये सभी चीज़ों को अगर हम माइंड में रखते हैं ना गाइज, ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो दोनों करेंसी में से कौन सी करेंसी प्रीमियम पे चल रही है और कौन सी डिस्काउंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है इन अ परफेक्ट मार्केट विथ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फाइनेंस एंड ट्रेड, इंटरेस्ट फैक्टर इज अ बेसिक इन अराइविंग एट फॉरवर्ड रेट। अगर कोई भी दो कंट्रीज में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है फाइनेंस या ट्रेड में, तो वो केस में ना जो इंटरेस्ट फैक्टर है वही मेन रोल प्ले करता है। कैसे? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन यूएस फॉर 3 मंथ्स इन अ प्राइम बैंक बिल्स इज 2%, अगर प्राइम बैंक बिल्स पे 3 मंथ्स के लिए यूएस कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है 2%, वाइल सिमिलर पेपर सेम पेपर पे लंदन में कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 4%। तो ऑब्वियसली अगर यूएस के लोग क्या सोचेंगे, मुझे अगर 3 मंथ्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ मनी इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे 2% रिटर्न मिल रहा है, और वही मनी अगर मैं लंदन में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 4% मिल रहा है। तो ऑब्वियसली सभी लोग अपना मनी लंदन में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। देन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम यूएस टू लंदन टू टेक एडवांटेज ऑफ हाई यील्ड शोन बाय यूके बिल्स। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर यूके में ज़्यादा यील्ड है तो वहाँ पे यूके में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लो ऑफ फंड है, कैपिटल है, वो फ्लाई कहाँ से करेगा, यूएस से करेगा लंदन में।
द यूएस इन्वेस्टर विल हैव टू बाय जीबीपी बाय सरेंडरिंग हिज यूएसडी ओन्ड और बोरोड। इसका मतलब ये है कि यूएस इन्वेस्टर अपना डॉलर सरेंडर करेगा टू बाय पाउंड जीबीपी, ठीक है, ताकि वो यूके के मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। एंड द जीबीपी सो ऑब्टेन बाय हिम वुड बी इन्वेस्टेड इन द यूके बिल्स, वो यूके बिल में इन्वेस्ट करेगा। दिस विल लीड टू डिमांड फॉर जीबीपी इन स्पॉट मार्केट। इससे क्या होगा, जो सब पैसे हैं ना वो जीबीपी मतलब यूके के मार्केट में पाउंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली पाउंड का डिमांड बढ़ेगा। तो ये केस में पाउंड करेंसी प्रीमियम पे चलेगी और यूएसडी किस पे जाएगी, डिस्काउंट पे, ठीक है, एट द मैच्योरिटी ऑफ पाउंड बिल। लेकिन जब ये मैच्योरिटी होगी ना बिल्स की, तो ऑब्वियसली जो जो लोगों ने यूएस के डॉलर को कन्वर्ट करके पाउंड खरीदा है ना, वो अपना करेंसी रिटर्न कन्वर्ट किस में करेंगे, डॉलर में। तो ऑन मैच्योरिटी ऑफ पाउंड बिल्स the pounds received would be reconverted to US dollar. This will lead to the demand for USD in forward. मतलब पहले किस में डिमांड थी, पाउंड को यूके बिल्स में, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा था। लेकिन फ्यूचर में फिर जब वो मैच्योर हो जाएगा तो जो यूएसडी इन्वेस्ट हुआ था तो वो वहाँ के लोग अपने डॉलर में कन्वर्ट करके ले लेंगे, तो वो केस में डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं। दिस गेन और सेक्रीफाइस विल एडजस्ट इन फॉरवर्ड रेट ऑफ करेंसी एज अ फॉरवर्ड मार्जिन प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। इसी की वजह से जो फॉरवर्ड रेट है, करेंसी फॉरवर्ड रेट में जो मार्जिन एक तो प्रीमियम पे चलती, नहीं तो डिस्काउंट पे, डेल्ट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू इंश्योर अ नो प्रॉफिट और नो लॉस सिचुएशन। देयरफॉर द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ करेंसी अगेंस्ट अनदर कैन बी वर्कड आउट विद द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसी के लिए जो फॉरवर्ड करेंसी का जो रेट है ना, फॉरवर्ड प्राइस, वो करेंसी की कैसे डिसाइड होगी, आने वाले अलग फैक्टर्स पे, ठीक है। कौन से फैक्टर्स है, एक तो स्पॉट प्राइस, ठीक है, वो करेंसी की फॉरवर्ड प्राइस क्या होगी, तो उसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट फैक्टर है गाइस स्पॉट प्राइस। ये पूछा जा सकता है कि स्पॉट कौन से मेन फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे फॉरवर्ड प्राइस ऑफ करेंसी डिसाइड होती है। पहले है स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसी, सेकंड है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल फॉर करेंसीज। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मतलब दोनों कंट्री के करेंसी पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके बेसिस पे वो करेंसी का डिपेंड करेगा कि प्राइस क्या है। एंड देन द टर्म मतलब द फ्यूचर पीरियड फॉर विच प्राइस इज वर्कड आउट, मतलब जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोनों अलग अलग करेंसी, जैसे कि ये एग्जाम्पल में आपने देखा कि 3 मंथ्स के लिए यूएस में 2% इंटरेस्ट रेट था और यूके में 4%, तो कितने टाइम के लिए वो इंटरेस्ट रेट वो ऑफर कर रहे हैं, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि वो करेंसी की फॉरवर्ड प्राइस क्या होगी, वो प्रीमियम रहेगी या डिस्काउंट पे रहेगी, ठीक है। इट वुड बी रिलेवेंट टू एम्फासाइज हियर दैट फॉरवर्ड रेट सो वर्कड आउट इज नॉट अ गारंटी फॉर फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द करेंसी वैल्यूज बट ओनली एन एक्सपेक्टेशन। तो ये सब चीज़ों को देख के आपको पता चल ही रहा है कि कितना ये वास्ट है, कितना डीप है। तो इसीलिए कोई भी करेंसी के फॉरवर्ड रेट की हम गारंटी नहीं दे सकते, वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन है इन सब फैक्टर्स को देख के। और ये ऊपर आपको जो फैक्टर्स दिए ना, ये सब फैक्टर्स को देख के ही हम बता सकते हैं कि वो करेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा रेट चलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो रेट पे वो कायम ही रहेगी। तो गाइज ये था अपना सेकेंड पार्ट यूनिट 1 का। थर्ड पार्ट जो आगे है डायरेक्ट कोट्स, ठीक है, क्रॉस रेट, फिक्स फ्लोटिंग रेट्स, ये आगे का कंसेप्ट हम पार्ट 3 में देखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कमेंट रहेगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और वीडियो पूरा देखने के लिए